हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भैया बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इसका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो लेट स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। साथ में चैनल पे पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड 2025 में आप भी काफी अच्छा कर सको अपने बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये तो क्लियर हो गई चीज है कि ये जो बातचीत रचना है वो किनके द्वारा रची गया है, तो वो रचा गया है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। लेकिन ये है क्या, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्करण है, या फिर ललित निबंध है। तो ना ये कहानी है, ना ये आपका एकांकी है, और ना ही आपका यात्रा संस्मरण है। ठीक है, ये आपका ललित निबंध है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन करा जाता है। पहला कि किस युग के निबंधकार है, और दूसरा कि किस काल के। ठीक है, अगर काल पूछा जाता तो आप डायरेक्ट टिक करते आधुनिक काल के। ठीक है, काल में आधुनिक काल। लेकिन बाल कृष्ण भट्ट किस युग के पूछा गया है, तो युग में आप टिक करोगे भारतेंदु युग। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, वो होता है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद कहने का मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत का दूसरा रूप है संवाद। तो संवाद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का 5 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। आप सभी याद रखोगे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। देखो दो चीजें करी जाती है, पहला कि संयोगिता स्वयंवर और दूसरा कि दमयंती स्वयंवर। इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्वयंवर से रिलेटेड, दमयंती स्वयंवर या फिर संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर आप बोलोगे कि ये तो भैया बातचीत चैप्टर में पढ़ना है, तो पक्का इसके राइटर होंगे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है बालकृष्ण भट्ट? जी नहीं, क्या करोगे आप? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, श्रीनिवास दास। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है, श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। और दमयंती स्वयंवर किसने लिखा है, तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, लेकिन परीक्षा गुरु इनके नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अपोजिट क्वेश्चन करा गया है। पिछले में था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसमें करा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल इनकी है। ठीक है, बाकी ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या, ये सब इनकी नहीं है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो इन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर की बातचीत किस विधा की रचना है। यानी कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया कि जो बातचीत है ये आपका ललित निबंध है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी कि 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। वो बात सुनी थी फ्राइडे के मुख से। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है आपके बालकृष्ण भट्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए भैया, डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से यानी कि उनका मेन गोल क्या है, सबका एक अलग अलग टारगेट होता है, सबका इंटेंशन होता है अलग अलग। तो आखिर इन्होंने जब ये रचना करा बातचीत का, तो इनका मेन गोल क्या था, इनका मेन टारगेट क्या था, तो वो था कि बातचीत की शैली को बतलाना। ठीक है, बातचीत की शैली को बतलाना। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। वो रखा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 15 नंबर की बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप सभी याद रखोगे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर की बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। एक क्वेश्चन दरअसल रिपीट हो चुका है, अभी मैंने बताया कि हिंदी प्रदीप का। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर की बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ करा था। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलो जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती उन्हीं की है, ठीक है। वेणी श्रृंगार उनकी है, लेकिन मेघदूतम उनकी नहीं है, ठीक है। मेघनाथ वध इनकी है, लेकिन मेघदूतम नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की कौन सा उपन्यास, ठीक है, यहाँ पे न छूट गया है, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से 4 उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब भी नाटक होती है इसके स्टार्टिंग में एक पाठ करा जाता है जिसे हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 21 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? एक पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बता रखा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक मनुष्य की मुख नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एडिशन ने, ठीक है। सबके अलग अलग मत थे। एडिशन ने कहा कि जो असल बातचीत हो सकती है वो केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। बेन जॉनसन का भी मत था, बेन जॉनसन का ये मत था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने 24 नंबर की एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में हो सकती है? अभी पिछले क्वेश्चन ने कहा 2 लोगों के बीच में। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 25 नंबर और शायद आज का एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के सामने। इसका जवाब आप सभी को बताना है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण। कभी आपने किसी से बातचीत करा है प्यार से, ठीक है, तो क्या आपका मन क्रोधपूर्ण मतलब क्रोध गुस्सा आता आपको? कभी नहीं। भारी और बोझिल? नहीं नहीं नहीं, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत, जिसके भैया राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। सो इनके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो आप सभी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको फिजिक्स वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये चैनल नहीं है, हम सब एक फैमिली है, हम सबका एक परिवार है। सो बहुत आगे ले जाना है, बहुत बड़ी ब्रांड बिल्ड करनी है। बस आप सभी बिहार के स्टूडेंट का साथ चाहिए और मेन इंटेंशन बदलना बिहार है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित, उसने कहा था चैप्टर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि बुद्ध का कांटा, ठीक है, बुद्ध का कांटा किनकी रचना है? तो बुद्ध का कांटा किनकी रचना है? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा रखा है भैया बातचीत, ठीक है। बातचीत का ऑब्जेक्टिव हमने पिछली वीडियो में कर रखा है, ठीक है। अभी तक आप सभी ने नहीं देखा तो जाओ फटाक से देख लो, ठीक है जी। और जयप्रकाश नारायण ने लिखा है संपूर्ण क्रांति, और अगले क्लास में संपूर्ण क्रांति का ही ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सो आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को इसी तरीके से मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने लिखा है प्रगीत और समाज को, ठीक है। तो ये सब चीजें साथ में ध्यान देते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है, ठीक है। अब बात करा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो 20वीं सदी के थे। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? अब आपको बताना है कि जो उसने कहा था कहानी है उसमें मेन कैरेक्टर, नायक का मतलब होता है मेन कैरेक्टर किसका है, मेन रोल किसका है? तो वो मेन रोल है आपका लहना सिंह का, ठीक है। क्योंकि इस कहानी में जो भी चीजें घटी है वो लहना सिंह के आसपास में ही घटी है। तो इसका आंसर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ऐसा है जो कि गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन है जी, बुद्ध का कांटा भी है इनका, उसने कहा था तो है ही, तो हारे का हरिनाम इनका नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 6 नंबर की उसने कहा था कहानी है। एक चीज तो आपको यहां से प्रूफ हो गई कि जो उसने कहा था एक प्रकार की क्या है, कहानी है, राइट।
अब उसने कहा था कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की कहानी है, ठीक है। युद्ध की कहानी यानी कि इसमें युद्ध का वर्णन करा गया है क्या कहीं? दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो जब आप इस कहानी को रीड करोगे, आई मीन कि जब आप इस कहानी को पढ़ोगे, तो आपको क्लियर क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जितने सारे भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दे रखे ना, ये पूरे कहानी में इसके बारे में चर्चा करी गई है, राइट। यहाँ पे एक युद्ध की भी वर्णन करी गई है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है इसमें, ठीक है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। आप पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी किसी भी क्षण डाउट होता है तो आप हमें फटाक से मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। और बाकी अगर आपको हमारे साथ और जुड़ना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बेटर रिलेशन बिल्ड हो, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और अभी फटाक से आप कर लो, ठीक है जी। बाकी आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो आप पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का नाम है भैया मांझे। क्या? मांझे, याद रखोगे आप सभी। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 9 नंबर कि लहना सिंह किस पद पे था? यानी कि जो लहना सिंह है वो किस पद पे था, ठीक है। सूबेदार के पद पे था? नहीं भैया। लेफ्टिनेंट के पद पे था? बिल्कुल नहीं, जामादार के पद पे था। किसके पद पे था? जामादार के पद पे था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ठीक है, लहना सिंह एक मतलब ये जो कहानी है ना उसका मेन कैरेक्टर है लहना सिंह, ठीक है। मेन रोल इसी का है, इसमें जो भी कहानी चीजें घटी है, ठीक है, वो लहना सिंह के आसपास ही घटी है। यानी कि हर कहानी में, मतलब हर कहानी, ये जो उसने कहा था कहानी है ना, इसमें ये 5 भागों में बटी हुई है, राइट। ये 5 पार्ट में बटी हुई है और पांचों पार्ट में लहना सिंह का चर्चा करा गया है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, जो कि आपका एक पलटन का विदूषक था। विदूषक कहने का मतलब होता है कि जो हंसी मजाकिया टाइप का इंसान होता है उसे विदूषक कहते हैं, राइट। तो ये पलटन का विदूषक था हमारा वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन था? भैया देखो क्वेश्चन रिपीट कर गया यार, अभी मैंने आपको जस्ट बताया तो इसका बताने का जरूरत नहीं, मुझे लगता है ऐसा। तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह का एक लड़का था जो कि युद्ध में गया था अपने पिता के साथ। तो वो लड़का का नाम था भैया बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? संघर्ष कहने का मतलब युद्ध। तो युद्ध किनके साथ हुआ था? वो हुआ था जर्मनी के साथ। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है 14 नंबर कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन, जर्मन लप्टन जो कि एक सूबेदार का भेष बदल के आया था, ठीक है, एक फेक फेक कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, किसी का हमशक्ल बनने की कोशिश करना तो वही करके आया था, जिसे पकड़ लिया भैया लहना सिंह ने और अपनी समझदारी के साथ, अपनी चालाकी के साथ उसे मतलब पकड़ा और उसे मार गिराया। तो जर्मन लप्टन को किसने पकड़ा था? लहना सिंह ने, ठीक है, राइट। ये सब चीजें आप भूलोगे नहीं कभी भी। चलो से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जो राइफल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सिख राइफल के जमादार जो हमारे लहना सिंह है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि ये जमादार के पद पे था, राइट। तो ये जमादार था हमारा लहना सिंह। इसका जो नंबर था, ठीक है, वो था 77, याद रखना 77। चलो जी आगे आ जाओ 16 नंबर कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? जो सरकार था वो सूबेदार को जमीन दिया था लायलपुर में, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म आपका हुआ था जयपुर राजस्थान में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 नंबर के सुखमय जीवन किनकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है एक ललित निबंध बातचीत को, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। चलो जी, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि ये जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो इन 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, किसकी कृति है? ए आपकी कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? एक क्वेश्चन आपका 2024 वाले बच्चों से पूछना, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी है रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। ये 4 निबंध है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा निबंध है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं रचा, नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, बिकॉज आप सभी को जैसा पता होगा, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता होगा कि भैया मैं आपको देता हूं डेली के डेली हर एक वीडियोस में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव का होमवर्क, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और काफी बच्चे नहीं करते ही नहीं है भैया बिल्कुल भी। मतलब यार थोड़ी सी तो इंप्रेस हो जाओ मेरे ऊपर यार, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी को, बाकी आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो जी। 23 नंबर की कुड़माई का क्या अर्थ होता है। कुड़माई का अर्थ होता है सिंपल, अगर भाषा में बात करी जाए मंगनी है इसका अर्थ होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 24 नंबर की बोधा कौन है। ठीक है, कुछ पिछले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो उसमें क्वेश्चन था कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। क्या था, बोधा सिंह। तो बोधा कौन है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने टोटल 3 कहानियां लिखी है, जो इनमें से ऑप्शन आपके पास 4 है, जिसमें से 3 इनकी कहानी है, बाकी एक, ठीक है, बाकी एक नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पे। सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था तो है ही। तो कफन, कफन इनका नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया 28 नंबर की, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। भैया कितने बार मैं आप सभी को बताऊं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, किस युग के कहानीकार है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलो जी। 13 नंबर की, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। मैंने आपको 20 में बता दिया कि ये जो कहानी है ये आपका 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से पहला में क्या बताया गया है, प्रेम के बारे में। दूसरा, तीसरा और चौथा में युद्ध का वर्णन करा गया है। और जो 5वां पार्ट है, 5वां भाग है, उसमें थोड़ी प्रेम पर बलिदान यानी कि लहना सिंह अपने प्रेम का वचन का पालन करते हुए वो अपना प्राण गवा देता है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप इस चैप्टर में पढ़े हो तो। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा और मजा आया होगा साथ में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग उसने कहा था चैप्टर के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। सो आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर आप सभी के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे कर लेना, ताकि इस टाइप की जो भी नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप हमारे साथ और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भैया संपूर्ण क्रांति, जिनके राइटर है आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सो दोस्तों आज की इस क्लास में इसका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, और आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। बाकी हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है, इसे बहुत आगे ले जाना है, इसे एक दिन ब्रांड बिल्ड करना है, बस आप सभी का सपोर्ट का नीड है मुझे। सो आप सभी सपोर्ट अपना बनाए रखना। एंड आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आज का जो चैप्टर है हमारा वो संपूर्ण क्रांति होने वाला है, जो कि एक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है, जिसको लिखा किसने है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था और कब दिया था, ये चीज आपको क्लियर करनी है। तो इन्होंने पटना में दिया था 5 जून 1974 को। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की बचपन का नाम था भैया बाउल। क्या था, बाउल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑलराइट, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4th नंबर क्या क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व करा था। तो 1974 में। ठीक है, 1974 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था भैया हर्षोदयाल। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन से आप बार बार वाकिफ हो चुके हो अभी तक कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है? यानी कि किसने ऐसा कहा था कि इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसने ऐसा कहा था कि अभी हमारे जो देश की जनता है ना उन्हें बहुत बहुत दूर जाना है। मील, ठीक है, मीटर का होता है वो संकेत, तो बहुत दूर तक हमें जाना है। ठीक है, हमें कहां तक जाना है? बहुत मीलों दूर जाना है अभी। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस हॉस्पिटल में दिनकर जी का निधन यानी कि मृत्यु हुआ था? वो हुआ था श्री राम नर्सिंग होम, सॉरी श्री राम नर्सिंग होम नहीं, यहाँ पे वेलिंगटन नर्सिंग होम में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये चीज मैं आपको बार बार बता रखा हूं, पिछले वीडियो में मैंने संपूर्ण क्रांति के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो उन्हें अमेरिका का दलाल बोला गया था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ठीक है, एक डॉक्टर को रखा गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए। निगरानी का मतलब तो देख रेख करना। ठीक है, तो उसके लिए रखा गया था डॉक्टर रहमान को। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 नंबर की, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ठीक है, प्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन, जो कि आप सभी बोलते हो कि मोटिवेशन पे वीडियो लाया था। ठीक है, तो वही मोटिवेशन। ठीक है, तो किन से मिली थी? तो वो मिला था स्वामी सत्यदेव से। ठीक है, किन से? स्वामी सत्यदेव से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी। सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? बिहार विद्यापीठ। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या 25 में हुई थी? 1925 में? नहीं। 1932? नहीं। 1938? नहीं। 1924? जी हाँ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 यानी कि 1924 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो जिस ईयर में जिस साल आपका लेनिन की मृत्यु हुआ था, ठीक है, उसी ईयर में, उसी साल में ये मार्क्सवादी बने थे। याद रखना आप सभी, यानी कि 1924 में आपका भैया लेनिन, लेनिन, ठीक है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। ठीक है, तो लेनिन का मृत्यु हुआ था और उसी टाइम ये मार्क्सवादी कब बने थे? कौन? हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। फणीश्वरनाथ रेणुका के, सॉरी, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक क्या है? ठीक है, मैलाचल। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, 1974 यानी कि जब जयप्रकाश नारायण ने पटना में भाषण दिया था। ठीक है, 1974 में 5 जून को पटना गांधी मैदान में। तो जब उन्होंने भाषण दिया था छात्र आंदोलन पे, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन थे? क्या कृष्ण बल्लभ सहाय थे? जी नहीं। अब्दुल गफर थे? हाँ, अब्दुल गफूर थे। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली जब जब क्लास होता है तो 3 होमवर्क मैं आपको देता हूं होमवर्क के तौर पे। 3 क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, राइट? और 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना होता है? कमेंट बॉक्स में सीधे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं उसके लिए आपके लिए कुछ सरप्राइज देता हूं। वो चीज मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिंपल, इसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना है। आप सभी को मैं पीडीएफ वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, चलो जी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती? नहीं। अमरावती प्रभा? नहीं। प्रभावती देवी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनकी रचना है? ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनकी रचना है? वो है जयप्रकाश नारायण जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि किसने, सॉरी, उपाधि दी गई, यानी कि कब दी गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। उर्वशी किनकी रचना है? देखो, ये जो क्वेश्चन लिया गया ना उर्वशी, एक क्वेश्चन लिया गया है अगले चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। जे उर्वशी एक ऐसी रचना है जिन पे रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में भी, इस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। ठीक है जी। दिनकर जी की, सॉरी, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है?
देखो ये भी अगला चैप्टर सही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे यार चैप्टर, ठीक है। इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जब प्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, क्या नाम से याद करती है। मैं बार बार बोल दिया इनको भैया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलो जी, 28 नंबर के जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे वो कहां रुके थे। आज का तीसरा होमवर्क के तौर पे आप सभी का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप बॉक्स में, ठीक है, जो भी कह लो व्हाट्सएप एंड बॉक्स, वहां पे आपको चिपका देना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बताने की जरूरत है मुझे नहीं, जयप्रकाश नारायण ने। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने किस स्थान पे दिया था। गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम संपूर्ण क्रांति, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। कभी भी आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड डाउट होता है तो वो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भैया अर्धनारीश्वर, ठीक है, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जो कि हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, राइट। तो आज के इस क्लास में हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर के 35, ठीक है, 35 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस रचनाकर की पंक्तियां हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी है, यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी है और आपको ये बताना है कि इसके राइटर कौन है, राइट। तो यहाँ पे पंक्ति ए है कि नारी स्वप्न है, ठीक है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, राइट। अब ए अगर आप लाइन को देखोगे, ठीक है, तो ए लिया गया है आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर से, राइट, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से। तो अर्धनारीश्वर को किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर ने, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना पे, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें उर्वशी पे, ठीक है, उर्वशी पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किन्हें, रामधारी सिंह दिनकर को। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर की, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो वो आपका है कुरुक्षेत्र। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। किस विधा कहने का मतलब कि ये कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है, ठीक है। तो ये आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अर्धनारीश्वर है ये शिव, ठीक है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। अर्धनारीश्वर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आधा पार्ट आपका मतलब वो मेल और आधा पार्ट फीमेल, राइट। सो गाइस यही चीजें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 5th नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये चीज मैंने आपको बार बार बता रखा कि अर्धनारीश्वर आपका एक निबंध है और इसके निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो कि अपने बिहार से ही है, राइट, ये अपने बिहार से ही है, बिहार में बेगूसराय से है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, जन्म आपसे पूछ रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1900, ठीक है, यहाँ पे 90, ठीक है, 1990 कर लेना आप सभी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलती हो जाएगी ना, 1990 नहीं होगा शायद, हाँ 1909, राइट, 1909 के यहाँ जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को 1974 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लो कभी जन्म और जो मृत्यु की तिथि होती है, अगर उसमें अगर एक पॉइंट यानी कि एक अगर डिजिट वो हो पाती है ना, गलती हो पाती है, तो ये सब इशू आ जाती है, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट चीजें याद रखने वाली चीजें होती है जो कि एग्जैक्ट याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये सब चीजें आप मैनेज कर लोगे थोड़ा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में, राइट, और सिमरिया बेगूसराय बिहार। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करे जाते हैं पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें से पहला आपका है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इनको उर्वशी पे मिला था। ये चीज मैंने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर ली कि उर्वशी पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन करा जाता है। तो पद्म, ठीक है,
पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण इन्हें मिला था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, दिनकर किस युग के कवि हैं, किस युग की अगर बात करी जाए, ये क्वेश्चन आपसे 2024, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छायावादोत्तर युग के, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, कामायनी, ठीक है, कामायनी तो अपने साथ डॉट 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 शांति लाती है, खाली जगह को भरना है, ठीक है, यानी कि जो कामिनी होती है वो अपने साथ यामिनी को लाती है, किसको लाती है, यामिनी को, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 नंबर की, जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं होता है, यानी कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है ना, वो आपका क्या है भैया, अधूरा है, अपूर्ण है, बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 नंबर की, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ, अगर सिंपल वे में ईश्वर का वर्ड सुन के आपको आइडिया आ रहा होगा कि आधा पार्ट आपका मेल का, आधा पार्ट आपका नर का, और आधा बाकी 50% जो पार्ट है वो आपका नारी का, ठीक है, तब जाके अर्धनारीश्वर आपका बना है। और जो आधा पार्ट जो मेल है ना, जो नर है ना, वो शिव यानी कि शंकर भगवान, ठीक है, और जो आधा पार्ट आपका जो फीमेल का पार्ट है वो आपका है पार्वती, ठीक है, पार्वती माता। तो यहाँ पे ये चीजें आपको डी नंबर ऑप्शन में दिख रही होगी कि अर्धनारीश्वर का फाइनल अगर अर्थ बात करी जाए वो क्या है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप कहने का मतलब कि माना गया रूप, ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, ठीक है, पुरुष यानी कि जो नर है वो वृक्ष बन गया है, लेकिन नारी को उसने क्या बना दिया है, उसने नारी को बना दिया है लता, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर कि बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसा राइटर है जो कि बिहार से है, यानी कि बिहार में उनका जन्म हुआ, ठीक है, मतलब बिहार से रिलेटेड है एक तरीके से, राइट, तो वो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 70 नंबर के, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारों को नहीं रही, कथन किस पार्ट से संबंधित है, ये चीज जहां पे आपको नर के बारे में, जहां पे आपको नारी से संबंधित चीजों के बारे में अगर बात करी गई हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप मानना भैया अर्धनारीश्वर, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, राइट, तो वो आपकी है कामायनी, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 नंबर की, गंधारी कौन थी, ये क्वेश्चन अगर आपने महाभारत भी दे रखा रहा, ठीक है, महाभारत, तो महाभारत से भी क्वेश्चन एक तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है, और महाभारत की ही चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है जी। तो गंधारी कौन थी, वो थी दुर्योधन की माँ, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रेमचंद कहाँ थे, प्रेमचंद एक आपके कथाकार थे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 नंबर कि कौन सी ऐसी कृति है, कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो इनमें से आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे डेली 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देता हूँ, राइट, और मैं पिछले ऐसे कई वीडियो से करता आ रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन आप सभी के आज की होमवर्क के तौर पे, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है एबीसीडी करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है, प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। सिपाही की माँ के रचना रचयिता है आपके मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश, तो सब चीजें आप ध्यान रखोगे साथ में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ रखा कि शिव और पार्वती का, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 नंबर के, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम है रवि सिंह, और इनके माता जी का नाम है मनरूप देवी, राइट, मनरूप देवी, ये सब चीजें आप याद रखोगे। रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था, देखो अभी क्वेश्चन को रिपीट हो गया, तो कौन थे, मनरूप देवी थे, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हम लोग अर्धनारीश्वर पार्ट से, अर्धनारीश्वर चैप्टर से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आज का क्लास आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चाहे पे पहले बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप को जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए आज के इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रोज, ठीक है, और इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में एंड सब्जेक्टिव में करे जाते हैं। बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप सभी इन तक बने रहना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रोज कहानी की जो नायिका है
उसका रोज कहानी की नायिका, नायिका कहने का मतलब कि रोज जो आपका चैप्टर है, कहानी है, उसके अंतर्गत जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर किसका है, वो है आपका मालती का, क्योंकि इस कहानी में जो भी चीजें घट रही है वो मालती के अंतर्गत ही घट रही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि रोज इनमें से क्या है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि रोज आपका एक कहानी है, यह एक स्टोरी है जिनके राइटर आपके हैं अंग्रेजी, ठीक है, जिसके राइटर हैं अंग्रेजी। चलो जी, 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अज्ञे किस वाद से हैं, यानी कि जो अंग्रेज जी हैं, ठीक है, वो किस वाद से हैं, ठीक है, वाद से भी क्वेश्चंस करे जाते हैं आपके आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। तो ये आपके हैं प्रयोगवाद से। कौन से वाद से हैं? प्रयोगवाद से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप किनकी रचना है। एक बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी बहुत मतलब अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर लेना कि जो नदी का द्वीप जो आपका रचना है वो अंग्रेज जी का है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 5th नंबर कि कौन सी पुस्तक अंग्रेज जी की है। उनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि अंग्रेज जी की है, जिसमें से पहला नंबर ऑप्शन है आप सभी के सामने मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हंसी घास पर सॉरी हरी घास पे क्षण पर, और ओ सदा नीरा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है, सॉरी रचना नहीं पुस्तक है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा बुक है जो कि अंग्रेज जी का है। तो इनमें हो जाएगा हरी घास पर क्षण पर, जो कि आपका अंग्रेज जी का है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 नंबर कि किस पाठ में आया है, ठीक है, किस पाठ में आया है, यानी कि यहाँ पे आपके सामने कुछ पंक्ति दी गई है, आई मीन कुछ यहाँ पे लाइंस दिए गए हैं आपकी इस कहानी से रिलेटेड, और आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, वो किस कहानी से है। तो किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, ये जो कहानी है रोज आपका, इसको पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो आपका लाइन है, जो आपका पंक्ति है, वो रोज चैप्टर से ही लिया गया है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि वामता शब्द का अर्थ क्या होता है। वामता शब्द का अर्थ क्या होता है, नारीत्व या पुरुषार्थता या फिर स्त्रैणता या फिर विपरीतता, ठीक है। तो जो वामता होता है उसका अर्थ होता है विपरीतता। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 नंबर कि विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विस्मय शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो उसका होता है अचरज। विस्मय शब्द का मीनिंग क्या होता है, अचरज होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि अज्ञे की माता जी का क्या नाम था। अज्ञे की माता जो आपकी हमारी इस जो कहानी है ना, उसकी जो भी रचयिता है हमारे सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन करा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, ठीक है। तो अज्ञे जी के माँ का क्या नाम था, यानी कि राइटर के माँ का क्या नाम था, तो व्यंती देवी नाम था। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकथ्य शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। अकथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसा कि अकथ्य, ठीक है, कथ्य मतलब होता है कहना बोलना एक तरीके से, राइट, और यहाँ पे लग गया आगे, ठीक है। तो यानी कि जिसे हम लोग बोल नहीं सकते, जिसे हम लोग कह नहीं सकते, तो जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे कहा ना जा सके। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 नंबर कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911, ठीक है, यानी कि 7 मार्च 1911 को हुआ था। चलो जी, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये चीज आप याद रखोगे। डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और सिमरिया बेगूसराय बिहार में हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि हैं, ठीक है, एक ऐसे रचनाकार हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिहार की धरती से उत्पन्न हुए हैं, और इन्होंने काफी हद तक कोशिश करी बिहार के नाम को, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक स्टेट है हमारा बिहार, उसको काफी टॉप पे ले जाने की कोशिश करी, जो कोशिश अभी फिलहाल में मैं कर रहा हूँ, राइट, इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। बिहार की जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इसमें मुझे जो भी चीज की नीड है वो है आपकी नीड, मतलब वो चीज मुझे नीड है आपकी सपोर्ट की, ठीक है। बस आप सभी सपोर्ट अपना बनाए रखो, चाहे दुनिया जो भी हो, फील्ड जो भी हो, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, हर में एक दिन तबाही ला देंगे हम लोग, ठीक है, राइट। फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल, सॉरी फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को हम लोग एक दिन टॉप पे ले जाने वाले हैं। इट्स ओके। एंड आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस आपकी सपोर्ट का नीड है। एंड बाय द वे हम लोग काफी बड़ा कर सकते हैं अपने इस बिहार के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने इस देश के लिए, और हमें भी जो भी बिहार है उसे भी हम लोग बहुत डेवलप कर सकते हैं आगे इन द फ्यूचर, बहुत ज्यादा विकसित कर सकते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम देखो, हमारे बिहार में 2 चीज की बहुत ज्यादा वो है। पहला, एजुकेशन सिस्टम जो भी हमारे बिहार की शिक्षा नीति है वो मतलब मान के चलो डल है हमारे सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ से बिहार की मिट्टी से बहुत सारे ऐसे ऐसे ज्ञानवान पुरुष उभरे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट के टाइम में देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं
जो कि हमारे बिहार के मतलब काफी टॉप पे, मतलब एक तरीके से उनकी जो नेम है ना वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टीचर, ठीक है, बेस्ट टीचर के तौर पे आती है। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने बिहार की धरती के लिए काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं बेटर करने की। लेकिन इन द फ्यूचर अगर मैं ऐसा हुआ, अगर मैं कहीं ऐसा वे पे अगर मैं आ गया ना, तो माँ कसम मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज मैं खुल के समर्थन करूंगा भाई कि बिहार को एक दिन टॉप पे ले जाना है। और जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा सही हुआ ना, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, तो जिस दिन हमारा बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हुआ, तो जो बिहार में हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो जातिवाद, ठीक है, जिसे कहते हो आप, और बिहार में तो बेसिकली यही होता है आज के टाइम में ना कि हाँ जो मेरे कास्ट का है ना भैया मैं उसे सपोर्ट करूंगा, राइट। सो यहाँ पे भी यही चीज होती है बिहार में, हमारे जातिवाद सबसे बड़ी कारण है गरीबी की, पिछड़ा राज्य कह लो, पिछड़ा राज्य होने की सबसे बड़ी कारण जातिवाद। तो जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा सही होगा ना, जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्ड होगा, राइट, उस दिन जातिवाद भी जाएगा यहाँ से और बिहार भी एक दिन टॉप, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से बड़े बड़े राज्य हैं हमारे, मुंबई महाराष्ट्र कह लो, ठीक है, मतलब ये सब जितने भी टॉप में नेम आते हैं ना, वो एक दिन हमारा बिहार भी आने वाला है इसमें बहुत ही जल्द। सो आई नीड योर सपोर्ट एंड मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है, और करता भी था और करता ही हूँ, राइट। सो आइए हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस पे मतलब जो भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम है इस पे एक बार डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली में। चलो जी। सो अंग्रेजी का निधन कब हुआ था, ठीक है, अंग्रेजी का निधन कब हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि रोज जो शीर्षक है वो आपका एक कहानी है और इसके कहानीकार है आपके अज्ञे जी। इनके कहानीकार कौन है, अज्ञे जी है। चलो जी। ओ सदा नीरा एक चैप्टर है, आप आगे चल के पढ़ोगे। ओ सदा नीरा, उसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। और एक एकांकी आप आगे चल के पढ़ोगे जिसका नाम है सिपाही की माँ, उसके राइटर है हमारे मोहन राकेश। बहुत बढ़िया जी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। तो जो लेखक थे वो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। और लेखक रिश्तेदार, मतलब लेखक का और मालती का एक रिलेशन क्या था, तो वो एक तरीके से दूर के रिश्तेदार के भाई लगते थे, ठीक है, लेखक। चलो जी। 70 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन आपका जो रोज कहानी है जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो वो आपका गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गैंग्रीन एक तरीके का रोग होता है। क्या होता है जी, रोग होता है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, राइट। चलो जी। 19 नंबर क्वेश्चन की अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो आनंद बंधु, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 नंबर की, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वो है पत्रिका सेवा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, ठीक है। अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना स्टार्ट करा था, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो 10 वर्ष की उम्र में, ठीक है। जिस वर्ष में हम लोग खेलते कूदते हैं, फिलहाल अभी आपका 15-16 ईयर तक मतलब बच्चे एंजॉय करने क्या अभी के टाइम में यार कैरियर बनाने की उम्र में वो कर रहे हैं, मतलब एंजॉय तरीके से, ठीक है। और जिस टाइम इनको खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, मतलब एक तरीके से एंजॉय करनी चाहिए थी जिस लाइफ को, वो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना स्टार्ट करा था, ठीक है। चलो जी। 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि तार सप्तक का संपादक कौन है, ठीक है, तार सप्तक का। तो वो है अज्ञे जी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इनमें अज्ञे का नाटक आप सभी के सामने, इनमें से बताना है कि इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन सा है। सो सिपाही की माँ ये तो मोहन राकेश जी की हो गई, ठीक है, मोहन राकेश जी की तो ये तो हो नहीं सकती है। तो उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 नंबर की, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों को होता है एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राइट, एक ही चीज होता है दोनों। तो इनको कितने नामों में कितनी बार, ठीक है, यह एक अज्ञे जी की रचना थी, इन पे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 25 नंबर, शायद आपके क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि रोज कहानी में, ठीक है, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आपका रोज कहानी में, राइट। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं बार बार बोलना चाहूंगा, आई नीड योर सपोर्ट। और मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता था और करता हूँ और करता रहूंगा। और एक दिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन इस बिहार की जो भी शिक्षा नीति है, बिहार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इसे मैं बिल्ड करके रहूंगा। बस आप सभी का सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है। जो बड़े बड़े महान पुरुषों ने कर दिया, ठीक है, बिहार के लिए, अपनी बिहार की धरती के लिए बहुत बड़े बड़े महान पुरुष, ठीक है, यहाँ से निकले और बिहार के लिए काफी कुछ करा।
लेकिन मैं भी मतलब इन द फ्यूचर मैं भी एक ऐसा काम करना चाहता हूँ अपने स्टेट के लिए, अपने इस देश के लिए, कि इन द फ्यूचर मेरा भी नाम हो। ठीक है, कड़बक में आपने पढ़ रखा ना, वो जायसी जी के द्वारा लिखा गया है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्ति द्वारा जो किया गया कर्म होता है वो यही पे रहता है। ठीक है, फूल मरे पर मरे ना बाशु, ये चीज पंक्ति आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कल इस पे वीडियो लाता हूँ कड़बक चैप्टर पे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आप हमें कमेंट कर देना अपनी राय, आपकी जो भी हो बिहार को लेके। सो थैंक यू सो मच। एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, उस चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यू नो भगत सिंह, आप जानते होंगे भगत सिंह। भगत सिंह कौन है? ठीक है, वो ऐसे क्रांतिकारी, एक तरीके से कह लो सेनानी थे हमारे इस भारत देश के, जिन्होंने अपनी प्राण का न्यौछावर कर दिया सबसे कम उम्र में। ठीक है, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ने को मिलेगी जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा आप इमोशनल हो जाओगे, कुछ ऐसे इनकी भी स्टोरीज है। ठीक है, वो सब सारी चीजें पे डिस्कस करी जाएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इसके लेखक है भगत सिंह। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दूसरा नंबर कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माता जी का नाम बताना है, देन पिताजी का नाम बताना है। तो भगत सिंह का जो माता जी थी, भगत सिंह की जो माता जी थी उनका नाम था विद्यावती, और जो पिताजी थे उनका नाम था सरदार किशन सिंह। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? ठीक है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? तो जो भगत सिंह थे ना उनका पैतृक गांव था खड़ककला पंजाब। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट। चलो जी, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये सब तो बेसिक एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। ए वाला ऑप्शन आप सॉरी बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? यानी कि फाइनली अगर बात करी जाए ना तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो 23 मार्च 1931 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह प्रभावित थे, यानी कि जो भगत सिंह थे ना वो किससे प्रभावित थे जी? तो वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो वही चीज, ठीक है, वही चीज आ गई ना कि भगत सिंह की शहादत या फांसी। ठीक है, तो वही 23 मार्च 1931 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य है, ठीक है, भगत सिंह की ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो अप्राप्य है? तो वो इसमें आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी भगत सिंह की पुस्तक है, ठीक है, जो अप्राप्य है। यानी कि अभी के टाइम में उन्होंने लिखी तो है लेकिन अभी तक वो बोला जाता है ना एक तरीके से रिलीज, ठीक है, या फिर प्रकाशित, तो वो अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है। तो समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, यानी कि उपयुक्त तीनों। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे भी पुस्तकें हैं ना ये अभी प्रकाशित नहीं हुई है। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? ठीक है, किसने कहा था ऐसा कि जब हमारे देश का, ठीक है, जब हमारे देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, ऐसा कहा था भगत सिंह ने। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, बंदी जीवन किनकी कृति है? बंदी जीवन 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बंदी जीवन किनकी कृति है? तो एक कृति है सचिंद्र नाथ सान्याल की। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 12 नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी से करता हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो वो प्रताप पत्र का संपादन करते थे। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? ठीक है, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पे बम कब फेंका था? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था तो ये फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुए थे उसी टाइम, ठीक है, बम फेंकने के कारण। चलो जी, तो इसका आंसर आप मुझे बताओ। तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था। किसने? भगत सिंह और उनके दोस्त लोग ने। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे? तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का, ठीक है, किस संघ कहने का मतलब किस पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो एक चीज आप बताओ मुझे, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, तो
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, यानी कि उनका उम्र क्या था जब उन्होंने ये सब चीज में यानी कि अपने देश का नेतृत्व के लिए, ठीक है, वो हिस्सा ले चुके थे, वो हिस्सा बन चुके थे, ठीक है, यानी कि जो भी युद्ध वगैरह होती थी वो सब चीजें करने में, आंदोलन वगैरह करने में, तो ये 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कब 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में ना, राइट, 12 वर्ष की उम्र में। चलो जी, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, ठीक है, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, तो इस चीज का आप मुझे आंसर बताओ। तो ये हुआ था इन्हें 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ये भी एक तरीके से वैसे क्वेश्चन कह लो, जीके क्वेश्चन एक तरीके का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए, 1922 ईस्वी में हुआ था। ओके जी, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, भगत सिंह के हृदय में ऐसा कौन सा ऐसा भावना था, ठीक है, जिसका कोई स्थान नहीं था उनके जीवन में, ठीक है, तो वो था प्रेम, ठीक है। चलो जी, आगे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नहीं है, चलो 22 आ गया डायरेक्ट। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसने लिखा था, भगत सिंह। ऑलराइट, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है, ये इन्होंने लिखा है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, जो मतवाला पत्रिका थी वो कहां से निकलती थी, ये चीज आप मुझे बताओ। तो जो मतवाला पत्रिका थी वो निकलती थी कोलकाता से, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। पंजाब की भाषा, ठीक है, पंजाब की जो भी लैंग्वेज है तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या समस्या जो है ना वो किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से यानी कि एक लेख और पत्र चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके हमारे फैमिली मेंबर फिजिक्स वाले भैया का जो भी फैमिली मेंबर है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है उसे बढ़ाने की आप कोशिश कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सो हे एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th की हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा, और ओ सदा नीरा आपका एक निबंध है जिसके निबंधकार है भैया जगदीश चंद्र माथुर। सो इस चैप्टर से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाए आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना, एंड अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ओ सदा नीरा निबंध, ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर करी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी कुछ टाइम पहले, कि जो आपका ओ सदा नीरा है वो आपका एक निबंध है, ठीक है, किस विधा की रचना है, तो ये आपका निबंध है। और इसके निबंधकार का नाम बताइए, तो इसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, जन्म मृत्यु ध्यान में रखोगे आप, ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 15 जुलाई 1916 को, या फिर 16 जुलाई 1917 को, या फिर 17 जुलाई 1918 को, या फिर 18 जुलाई 1919 को। तो जो आपको आंसर सही लगे उसका जवाब आप हमें कमेंट में बताओ। सो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर की जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था। पिछले क्वेश्चन में जन्म के बारे में पूछा, इसमें पूछ रहा है आपसे निधन के बारे में, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि आपको क्लियर करनी पड़ेगी जन्म मृत्यु, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 14 मई 1978 को, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जन्म के बारे में तो आप जान गए कि जन्म कब हुआ था इनका, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, शाहजहां उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, या फिर सिमरिया बिहार में हुआ था इनका जन्म। तो आप हमें जितना जल्दी हो सके क्लियर करो। सो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहां उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ पे आप सभी के सामने ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने किसने क्या किसने लिखी थी, एक मिनट रुक जाओ, किसने लिखी है, ठीक है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, या महात्मा गांधी ने लिखी है, या राधा कृष्णन ने लिखी है, या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसका आप हमें आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा है वो लिखी है राधा कृष्णन ने, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजित किसने प्रारंभ करवाया, ठीक है,
जो वैशाली महोत्सव प्रतिवर्ष किया जाता था आपका चंपारण में, ये किसने आयोजित करवाया था? तो ए आयोजित करवाया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो परंपराशील नाट्य पुस्तक जो है ना, ए लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 नंबर की वसुंधरा भोगी मानव और धर्मद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। ठीक है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मेंद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक किस पाठ में आया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जी नहीं, औसत अंधेरा, हाँ। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जो राजा हरि सिंह देव थे, ठीक है, इनको किनका मुकाबला करना पड़ा था? आई मीन इनको किनसे युद्ध करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की कौन सी कृति माथुर जी की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें कौन सी ऐसी कृति है जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। ठीक है, तो भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा लिखा है किसने? माथुर जी ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और मैं आपको इसी क्वेश्चन में चाहूँ कि कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट करूं, ठीक है, तो क्या आप बता पाओगे? आई मीन आप बता दोगे मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, तो कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आपका क्लियर हो गया, भोर का तारा। अब बताओ संपूर्ण क्रांति किसने लिखी है? संपूर्ण क्रांति आप बोलोगे सिंपल सा बात है भैया, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण, ये चैप्टर मतलब ये जो हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक है इसमें 3rd चैप्टर है ए वाला, संपूर्ण क्रांति। और जानवर को लिखा है मोहन राकेश ने। ठीक है, मोहन राकेश ने सिपाही की माँ एक लिखी है, एकांकी। ठीक है, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि जानवर को मोहन राकेश ने लिखा है। और भोर का तारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, माथुर जी की कौन सी कृति है? तो भोर का तारा। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी कि ओ सदा नीरा जो आपका शीर्षक पाठ है ना, वो किस विधा के अंतर्गत आता है? आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि जो आपका ओ शदानीरा है ये आपका एक निबंध है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जो चंपारण है ना वहां पे बाढ़ का, ठीक है, जो बाढ़ का जो मेन रीजन है ना, वहां पे बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ का मेन रीजन क्या है? नदियों की अधिकता या जंगलों का कटना या नदियों की तीव्र धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपको बताना है कि चंपारण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा मेन रीजन है जिसके कारण वहां पे बाढ़ प्रतिवर्ष आ जाता है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण है ना वो है जंगलों का कटना। ठीक है, आई मीन यहां से कह सकते हो कि पेड़ों का कटना। चलो जी, 14 नंबर क्वेश्चन कि पुंडलिक जी कौन थे? ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 15 नंबर क्वेश्चन की 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? ठीक है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक, ठीक है, 300 वर्षों तक किस वंश का शासक था? ठीक है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करो। चलो जी, इसका आंसर जितना जल्दी हो सके आप हमें बताओ। तो याद रखना कर्नाट वंश का। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे करा। ठीक है, किनका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बराज कहां बन रहा था? जो हमारा बराज था, बराज कहने का मतलब कि ब्रिज, ठीक है, आपने ब्रिज देख रखा होगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है बराज। तो बराज कहां बन रहा था? ठीक है, बराज कहां बन रहा था जी? इसका ऑप्शन है आप सभी के सामने। ए नंबर ऑप्शन बेलगांव में, बी नंबर ऑप्शन है भीती हरवा में, सी नंबर ऑप्शन है अमोलवा में और डी नंबर ऑप्शन है आप सभी के सामने भैंसा टोलन में। तो इसका जितना जल्दी हो सके आप हमें इसका आंसर बताओ कि जो आपका ब्रिज था, ठीक है, जो आपका वो चंपारण नदी पे, ठीक है, वो ब्रिज कहां बन रहा था? ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इसका हमें आंसर कमेंट करो। तो जो आपका ब्रिज था, जो आपका बराज था, वो बन रहा था भैंसा टोलन में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। गंडक नदी की चर्चा किस पार्ट में है, किस पार्ट में? तो हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं अभी? वो सदा नीरा चैप्टर को पढ़ रहे हैं, राइट, जो कि आपका एक निबंध है। तो ओ सदा नीरा चैप्टर में ही गंडक नदी की चर्चा करी हुई है। तो यानी कि ओ सदा नीरा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की रामपुरवा कहाँ है? ठीक है, रामपुरवा कहाँ है? तो जो आपका रामपुरवा है ना वो है भीती हरवा के पास। ठीक है, किसके पास? भीती हरवा के पास। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से कैसा रहा है? जो हमारा गंडक नदी है ना, जो चंपारण में स्थित है गंडक नदी, ठीक है, तो गंडक नदी का स्वभाव एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे
ठीक है, क्या रहा है, चंचल रहा है, शांत रहा है, ठंडा रहा है या फिर गर्म रहा है। ठीक है, तो गंडक नदी की जो जल है वो सदियों से कैसा रहा है, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप हमें बताओ। तो जो गंडक नदी है उसका जल सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी के दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो जो मठ के महंत थे ना, उसने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था, तो उसने गांधी जी को शरण दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओ मेरे सपने क्या है। ठीक है, ओ मेरे सपने क्या है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है कि ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य खंड है, ठीक है, या फिर खंड काव्य है या फिर नाटक है, इस चीज को आपको क्लियर करना है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो ओ मेरे सपने हैं वो नाटक है, एक तरीके का नाट्य है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है, तो चंपारण की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें नहीं मिला था, और विद्या भारती का उपाधि उन्हें मिला था, कालिदास अवार्ड भी मिला था, बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो आपका ओ सदा नीरा पाठ है ये आपका एक निबंध है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक प्रॉपर तरीके के रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को आज के सेशन में कराने वाला हूँ। सो आज का ये वीडियो, आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पर तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक मिनट रुक जाना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। राइट, बिस्नी की पड़ोसन कौन है। आभा है, विमला है, कुंती है, माधुरी है, इनमें से बिस्नी की पड़ोसन कौन है। सो मैं आपको बता दूं, इसमें से बिस्नी की पड़ोसन है कुंती। शशि वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर की मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। अब यहाँ पे मानक कौन है भाई और मुन्नी कौन है। देखो, बिस्नी, बिस्नी का नाम सुना आपने पहले क्वेश्चन में। सो बिस्नी का लड़का है मानक और बिस्नी की बेटी है मुन्नी। ठीक है, और ये जो मुन्नी है मानक की तो बहन लगेगी, क्लियर सी बात है भाई। चलो जी, तो मुन्नी कहती है कि भैया का चिट्ठी इस दिन पक्का आ जाएगा। भैया का चिट्ठी यानी कि मानक का चिट्ठी इस दिन पक्का आ जाए, वो दिन कौन सा है। ठीक है, वो भविष्यवाणी करती है कि मंगलवार को पक्का भैया का चिट्ठी आ जाएगा। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, जिसमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं, तीन कृति ऐसी है जो कि मोहन राकेश की नहीं है, और एक ऐसी कृति को आपको फाइंड करना है जो कि मोहन राकेश की है। सो जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की है। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। इस जिंदगी मुस्कुराई, कोसी का घटवार और बहती गंगा मोहन राकेश की नहीं है। सो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। लो भैया, क्वेश्चन को पलट दिया तो आप नहीं पलट जाना यार, सिंपल सी बात है यार। क्वेश्चन पलट जाए, क्वेश्चन किस तरीके से चाहे ना बिहार बोर्ड तोड़ दे, फोड़ दे, ठीक है, मरोड़ दे, आपको भी मरोड़ देना क्वेश्चन को। लो भैया, मेरे से पंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल थे। ठीक है, फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल से। सो आपको बताना है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना और आधे अधूरे। भैया जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें बताओ। सो इसमें से इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। चलो जी, मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है। एकांकी कहने का मतलब एक तरीके से आप नाटक से इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से नाटक कह सकते हो आप इसे। सो सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है, आपका एक नाटक है। तो किस संग्रह से लिया गया है। ठीक है,
तो भोर का तारा, रेशमी टाई, पूछर, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सो सिपाही की माँ जो आपका एकांकी संग्रह है वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि मुनि और मानक की माँ का क्या नाम है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा था, याद है ना। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, बिस्नी, विमला, कुंती, माधुरी। ठीक है, तो बिस्नी नाम था। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। लेकिन ये भैया कुंती, कुंती कौन है, ये चीज में मैंने नाम सुना सुना लग रहा है ना आपको। कुंती कौन है, कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी। क्या थी भैया, पड़ोसन थी। चलो जी, अब मुन्नी और मानक के बीच रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन है, भाई बहन का, याद रखना। चलो जी, आ जाओ भैया 7 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिपाही के माँ के अनुसार, यानी कि सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है, उसके अनुसार जो लड़ाई है ना, यानी कि जो युद्ध है, वो महायुद्ध है, वो कहाँ पे हो रही है भैया, कौन सी जगह पे हो रही है। क्या आपके गांव में हो रही है, नहीं मेरे गांव में हो रही है, नहीं, कहाँ हो रही है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में, बताओ जितना जल्दी हो सके। सिपाही की माँ के अनुसार, सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है उसके अनुसार जो युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में मानक भी शामिल है, बिस्नी का पुत्र शामिल है, ठीक है, मुन्नी का भाई शामिल है जिसका नाम है मानक, ठीक है, वो लड़ने गया है उस युद्ध में। वो कौन सा युद्ध है और कहाँ पे हो रहा है, वो युद्ध आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और ये आपका होता है बर्मा में। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% ना, हाँ जी बिल्कुल 110% सही होगा। चलो जी, 8 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। चलो जी भैया, सिंपल सी बात है क्वेश्चन। अरे यार इतना नॉर्मल क्वेश्चन, रोज नहीं यार, रोज को किसने लिखा है, रोज को किसने लिखा है, जितना जल्दी हो सके बताओ मुझे। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ लिखा है मोहन राकेश ने। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। शिक्षा, शिक्षा भी नहीं होगा ना, शिक्षा किसने लिखा है, जे कृष्णमूर्ति, याद रखना। जूठन, जूठन को किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। सब चीज क्लियर करो, सब चीज क्लियर करो। चलो जी, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही के माँ कौन है, बिस्नी, विमला, कुंती, और एक ऑप्शन कहाँ गया भाई, कट गया। चलो जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है माधुरी। तो मेरे से उससे क्या मतलब भाई, सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ तो बिस्नी है ना, सिंपल सी बात है यार। चलो जी, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने कितना परसेंट सही होगा, ये 110% सही होगा। चलो आगे आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। लो भैया, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, मुझे लगता है क्वेश्चन पलट दिया। जैसे पिछले बार पूछा था कि सिपाही की माँ में, ठीक है, बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो आपने मारा था कुंती। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुंती कौन है, तो बिस्नी की बहन, नहीं 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 भाई, पड़ोसन है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने बिल्कुल ही 100%। चलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं लाइव आऊँ अपनी यूट्यूब चैनल पे, क्या आप लाइव में ज्वाइन होके एंड पढ़ना पसंद करोगे लाइव आके। सो कमेंट नाउ, ठीक है, अभी जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बता दो मुझे कि क्या मैं लाइव आऊँ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ना गया है। भाई भाई इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा। खैर मुझे तो बताना है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन इस चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने आपको बताया ना अभी, ठीक है, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर कमेंट करो। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था, ठीक है, किसके, द्वितीय विश्व युद्ध में भाई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। भाई मानक कहता है कि ना मुझे तुम चाय दो, ना खाना दो, इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे चाहिए बस पानी, पानी की नीड है मुझे। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब भाई ऐसा सुने हो क्या कभी कि जैसे मान लो आपके सामने मिल रहा है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ मिल रही है आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान, उस टाइम आप बोलते हो कि भाई मुझे चावल दाल चाहिए, बोलते हो क्या कभी ऐसा। कभी नहीं बोलते यार, ठीक है। अगर तुमको मिल रहा है, एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, तुमको मिल रहा है बादाम का शेक, मिल रहा है काजू शेक, मिल रहा है, तो उस सबको छोड़ के आप बोलोगे क्या कि मुझे पानी चाहिए, नहीं। लेकिन मानक कहता है भाई, मानक थका थका हुआ होता है, वो लड़ते लड़ते अपने घर पहुंच जाता है, इसके साथ में एक और सिपाही होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना एकांकी, आपको आइडिया बन जाएगा भाई। बहुत मतलब बहुत अच्छा, एक तरीके से कह सकते हो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया एकांकी है, पढ़ना मजा आएगा, ठीक है। इमोशनल भी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, मतलब एक तरीके से सीख जाओगे कि अरे भाई क्या है, दुनिया कितनी बड़ी है, ठीक है। आप पढ़ना एक बार। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, 14 वर्ष है। और सोचो सोचो, ये जो कहानी है ना, ये जो एकांकी है ना, ठीक है, 14 वर्ष की मुन्नी है, ठीक है, और 14 वर्ष शादी की उम्र हो गई है इसकी। हाँ, 14 वर्ष में इसके शादी के बारे में सोचा जा रहा है भाई, पढ़ना चैप्टर, ठीक है। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया जो सिपाही की माँ है, इस चैप्टर को पढ़ना, इस एकांकी को पढ़ना, बहुत 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 ज़्यादा मजा आएगा। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही। चलो जी, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है। अब भाई सिंपल सी बात है, चिट्ठी लेने, हाँ चिट्ठी लेने जाएगी। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब भैया सामान लेने, पेंशन लेने, राशन लेने, मेडिकल की दुकान पे जाओगे क्या आप किराना सामान लेने। अगर आपको 1 किलो 1 केजी दाल चाहिए आपको, ठीक है, तो आप जाओगे मेडिकल पे जाओगे क्या, नहीं ना। कपड़ा लेना आपको, आप जाओगे स्टोर रूम में क्या, मेडिकल में जाओगे क्या कपड़ा लेने। तो वही बात हो जाती है भाई। अब डाक गाड़ी के पीछे कोई क्यों भागेगा, डाक गाड़ी के पीछे कोई क्यों भागेगा भाई, सिंपल सी बात है, चिट्ठी लेने ही भागेगा, दवा लेने कोई थोड़ी जाएगा, किराना सामान लेने कोई थोड़ी जाएगा। चलो जी, ये सब आइडिया भी लगा सकते हो यार, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। अंडे का छिलका,
अंडे का छिलका से लिया गया है, अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया आपका सिपाही की माँ, जिसके रचनाकार है मोहन राकेश। तो सिंपल सी बात है, अंडे के छिलके के भी रचनाकार होंगे आपके मोहन राकेश। चलो जी, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और मैं आपको फंसाने वाला हूँ इस चीज, फंसाने वाला इन द सेंस कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन से चैप्टर को लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से चैप्टर को लिखा है और बालकृष्ण भट्ट ने कौन से चैप्टर को लिखा है। जितना जल्दी हो सके आप मुझे बताओ। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है जूठन चैप्टर को, ठीक है, जूठन चैप्टर को, जो कि आपका एक आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा कहने का मतलब कि एक तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने जीवन में जो भी दुख सुख है उनको, वो अपने बारे में उन्होंने शेयर करा है, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है उसने कहा था, जो कि आपका 1915 में प्रकाशित हुआ था एक कहानी, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत करने की कला को अच्छी तरीके से विस्तार किया है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार? करने तो कोई नहीं, मुझे क्या, हमें तो पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है यार। मानक सिपाही दीनू या फिर चौधरी, ऐसा कौन कहता है कि भाई मैं तेरी लाश ले जाकर ना चील और कौवे में बांट दूंगा, खिला दूंगा यार उन लोगों को? तो ऐसा कहता है सिपाही। किसको कहता है? मानक को कहता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? सिपाही कहता है। किसको कहता है? मानक को कहता है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है? बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति या फिर सिपाही की माँ? तो सिपाही की माँ यार, डी वाला ऑप्शन टिक करो यार। क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? डी वाला ऑप्शन करे हो? चलो यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो जी, बातचीत को किसने लिखा है? क्लियर करो एक बार मुझे। बातचीत को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और संपूर्ण क्रांति को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश को क्या कहा जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण उन्होंने कहा जाता है उनको, ठीक है। सिपाही की माँ कांकी में कुंदी कौन है? अरे भैया, तीसरा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। भाई तू डर यार मेरे से, तू डर यार, मैं फिजिक्स वाले भैया का स्टूडेंट हूँ, तू डर मेरे से। सिपाही की माँ का एकांकी में कुंती कौन है भाई? कौन है? बिस्नी की बहन। अरे यार, क्या टिक कर रहे हो तुम लोग? सिपाही की माँ? अरे भाई, फिर कलर टिक कर रहे हो तुम। मुन्नी की मौसी। अब भाई यहाँ पे मौसी कहाँ से आ गई यार बीच में? पड़ोसन थी यार। डी वाला ऑप्शन सही होगा भाई। सोचो यार तुम लोग, सोचो समझो एंड टिक करो। तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। चलो जी, 19 नंबर क्वेश्चन। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाके क्या मांगती है? बिस्नी के घर जाके ईसाई जो लड़कियां थी, ठीक है, जो कि कहाँ से भागी भागी आ रही थी भाई? बर्मा से भागी भागी आ रही थी। रुपए मांगती है, दाल चावल कपड़े, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो जी, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? चावल चावल दाल यार, ठीक है, सॉरी, चावल दाल। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है? अरे भाई, डरो क्वेश्चन से डरो नहीं यार, क्वेश्चन को तुम डराओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है भैया? मोहन राकेश। मोहन राकेश, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। जे कृष्णमूर्ति ने क्या लिखा है? शिक्षा को लिखा है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा है और बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को लिखा है। तो खैर, हमको सबसे क्या मतलब, जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, ठीक है, बाकी रिवीजिंग करते रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग मोहन राकेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्यों हम लोग जाने? चलो जी, जान लोगे तो क्या हर्ज कर जाएगा? नहीं, हर्ज नहीं कर जाएगा। लेकिन इन द सेंस एक तरीके से होता है ना भाई, हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोहन राकेश हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन बनते थे, यानी कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को इस वीडियो में करा दिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। एंड कमेंट करके बता देना कि हमारी कंटेंट आपको कैसी लगती है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी की चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जूठन। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इस सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ बचा को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, राइट। तो देखो, यहां से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जो आपका जूठन शीर्षक है ये आपका एक आत्मकथा है। और आत्मकथा में क्या करा जाता है? अपने बारे में, ठीक है। आत्मकथा यानी कि अपन के बारे में, ठीक है, यानी कि अपने बारे में चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, क्या हमारी स्टोरी रही है, वो सारी चीजें बतानी होती है आत्मकथा में, ठीक है। तो आत्मकथा के लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस आत्मकथा जूठन को लिखा है, यानी कि अपने बारे में इन्होंने पूरी तरीके से डीपली में एक्सप्लेन कर रखा है इस कहानी में, यानी कि इस आत्मकथा में, राइट। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 27 जून 1947 या फिर 30 जून 1950 या फिर 29 जून 1949 या फिर 20 जून 1948। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे
उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जून 1950। तो आप सभी के सामने बी वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, ठीक है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, ठीक है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पे, यानी कि जो हमारे इस आत्मकथा के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन पे मतलब एक तरीके से बुरी बर्ताव करता था उसके साथ, ठीक है। जैसे कि उसके मतलब एक तरीके से क्या होता है ना कि मतलब वही जो जाति प्रथा की चीजें होती है ना, यानी कि तुम नीच कास्ट के हो, ठीक है, तुम नीचे जाति के हो, तो तुम्हें क्या करूंगा भाई, तुम्हें वो अधिकार नहीं मिलेगा जो कि उस कास्ट के लोगों को मिल पाता है, राइट। तो ये चीज मतलब एक तरीके से ये जो कलीराम है ना हेडमास्टर, ये करता था लेखक के साथ। चलो सी, तो यानी कि इससे क्या करता था, जितने सारे भी काम वगैरह होते थे, झाड़ू लगवाना और मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था इसको, ठीक है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ने नहीं दिया जाता था सही तरीके से। आ जाओ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं, जिसमें से आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर है ए जूठन, सलाम घुसपैठिए उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह आपका हो जाएगा जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन। अब कहोगे कहानी नहीं, ब्रैकेट में कर लेना आप आत्मकथा, ठीक है, ये आपका एक क्या है, आत्मकथा है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की दलित साहित्य, ठीक है, दलित साहित्य, दलित कहने का मतलब एक तरीके से नीच कास्ट का, राइट। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है आप सभी के सामने कि जूठन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन ने बार बार कर रखा कि जूठन क्या है, ठीक है, जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है या फिर आत्मकथा है। तो आप सभी को पता हो गया कि जो जूठन है आपका एक तरीके से आत्मकथा है। क्या है जी, आत्मकथा है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं एक कृति है, एक रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, लेकिन कैसी कृति है, कैसी कृति कहने का मतलब कि ये कहानी है या फिर कविता है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका जो सही आंसर होगा कि अब और नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो अब और नहीं। ये जो वाल्मीकि जी की यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, एक काव्य रचना है, यानी कि एक कविता है। जो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है, ठीक है। जो आपका सलाम कहानी संग्रह है इसके कहानीकार कौन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक वीडियो में हर एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देता हूं। तो आज का होमवर्क आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। चलो सी, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उन्हें 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा क्रम सम्मान, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। सो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी, यानी कि एक तरीके से होता है ना पुकारू नाम। देखो वैसे तो इनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन एक तरीके से होता है ना प्यार से, समझ रहे हो चीजें। जैसे कि आपका भी कुछ नाम हो, ठीक है, अमन पवन जो भी आपका नाम हो, लेकिन घर में या फिर गांव में आपको प्यार से कुछ ना कुछ आपका एक अलग ही नाम होगा, ठीक है। सबका नहीं होता लेकिन होता है कोई कोई का। तो सेम उसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्यारा नाम था मुंशी जी। और ये मुंशी जी बेसिकली कौन बोलते थे, ठीक है, तो उनके पिताजी बोलते थे, याद रखना, पिताजी सबसे ज्यादा मुंशी जी उन्हें बोलते थे। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में भी शेयर करते रहना, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको केवल मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो प्लीज आप एक बार दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड अपन लोग को सब्सक्राइब कर लेना, अपन लोग को नहीं, हमारी जो भी फैमिली है, हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है, इसे अभी और बड़ा करना है, इस कम्युनिटी को अभी और ही बहुत ही ज्यादा बिल्ड करना है, नेक्स्ट लेवल का कम्युनिटी बनाना है। तो इसके लिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। तो जितना ज्यादा हो सके भारी मात्रा में आप हमें सपोर्ट करो। बाकी मैं आपके लिए हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में हेल्पफुल कंटेंट लाने की कोशिश करता था, करता हूं और करता रहूंगा, ठीक है। चलो जी, 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, ठीक है। इसका मैं हिंट देता हूं, देखा था उसने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहता था, राइट। अब मुंशी जी कौन कहता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सोचो सोचो, इसका आंसर वही होगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कौन कहता था, पिताजी, राइट। तो पिताजी ने देख लिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए, ठीक है, विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए। और हेडमास्टर कौन था स्कूल का, ठीक है, वो था कलीराम। मैंने बोला ना कि कलीराम बहुत मतलब एक तरीके से अजय व्यवहार करता था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, एकदम गलत गलत चीजें। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की जब लेखक बच्चा था, ठीक है, जब लेखक क्या था, बच्चा था, शादी विवाह के मौके पे, यानी कि जब शादी विवाह होता था आसपास में, ठीक है,
तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, ठीक है। यानी कि जब शादी विवाह का अवसर होता था, मौका होता था, तो उस टाइम, ठीक है, लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, तथा जब लेखक बच्चा था, यानी कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बच्चा था ना, तो शादी विवाह के मौके पे उन्हें क्या मिलता था, स्वादिष्ट पकवान नहीं भैया, इनके नसीब में नहीं था, ठीक है। साधारण भोजन ये भी नहीं, मिठाइयाँ मिठाइयाँ तो पूछो ही नहीं, ठीक है। इन्हें मिलता था भाई जूठन, क्या मिलता था, जूठन। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। आखिरकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, वो बड़े होके एक अच्छे पद पे नियुक्त हो जाते हैं, तब इनकी जो भी घर की आर्थिक, ठीक है, स्थिति थी, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो फिर तो मतलब क्या ही बताऊं मैं आप सभी को, एक कहानी पढ़ना एक बार। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जितनी अपनी स्टोरी है, यानी कि आत्मकथा, जो भी आत्मकथा का मतलब वही होता है ना, अपने बारे में चीजें बताओ, क्या क्या आपके साथ बीती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा गरीबी देखा, इतना ज्यादा गरीबी कि भगवान ने ऐसा करे कि किसी को उतना ज्यादा गरीबी न दिखाए, ना दे कभी, ठीक है, दुश्मन को भी ना करे कि भगवान ऐसा हो, ठीक है। एंड बाकी जब एक अच्छे पद पे नियुक्त हो जाते हैं ना, तो चलो इस कहानी को पढ़ना एक बार, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा एक बार आत्मकथा को। आ जाओ जी। मेघदूत, देखो ये जो मेघदूत है ना, ये आपका नाटक, ठीक है, क्या है, नाटक, नाटकशाला है। तो मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ था, उत्तर प्रदेश, आई मीन यूपी, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो ये जो आपका मेघदूत नाट्यशाला था ना, ये आपका स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में। सो डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। यानी कि दलित, वही कहने का मतलब कि नीच कास्ट, नीचे कास्ट के लोग, ठीक है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कि जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन जो आपका जूठन चैप्टर है ना, आत्मकथा, तो जूठन में किस चीज का चित्रण हुआ है, राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, या फिर शैक्षिक परिवेश का। तो ऐसा तो शैक्षिक परिवेश का ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर में, ठीक है, ऐतिहासिक चेतना का भी नहीं, लेकिन सामाजिक विषमता की बात करी जाए, जी हाँ, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर, की आत्मकथा में लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी, ठीक है। जो आत्मकथा है, यानी कि वही ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जूठन चैप्टर, ठीक है। तो यानी कि जूठन चैप्टर में जो लेखक की मां थी, वो किसके यहाँ, किसके घर में काम करती थी, वो काम करती थी ब्रह्मदेव तगा के घर। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कि कलीराम हेडमास्टर की पठित पात्र का मतलब पठित पाठ का पात्र है, ठीक है। यानी कि जो कलीराम हेडमास्टर है ना, वो किस चैप्टर का, मतलब एक तरीके से कह सकते हो पात्र है, ठीक है। तो रोज का तो है नहीं, जूठन का, जी हाँ, जूठन का है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको दिख रहा है, क्लियर क्लियर झलक रहा होगा कि ये तो जूठन के है भैया, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो खैर राइटर ही है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कि जूठन क्या है। अरे भैया इस क्वेश्चन को तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं हम लोग कितना जमाना बीत गया, ठीक है। तो भैया जूठन क्या है, आपका एक आत्मकथा है, यानी कि बहुत बार हमने पढ़ लिया, मेरा मतलब ए। सुशी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, की ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम बताएं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम बताओ। जूठन, सलाम, घुसपैठिए, ठीक है। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी संग्रह है वो है आपका जूठन, यानी कि ब्रैकेट में आपका ऑप्शन में रहेगा आत्मकथा, ठीक है। ये जो कहानी संग्रह है ये आपका एक आत्मकथा है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, की किसने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है क्या, ध्यान से पढ़ना। इस पंक्ति को समझने के बाद अब थोड़ा बहुत हो सके इमोशनल हो जाओ। देखो, दिन रात मरखप कर भी, मरखप यानी कि पूरी एक तरीके से भाई एकदम दिन रात एकदम किसी भी तरीके से एकदम मतलब मेहनत करके, ठीक है, मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत, यानी कि जो हम इतना मेहनत करते थे, हम इतना पसीना बहाते थे, उसकी जो कीमत है ना, उसकी जो मूल्य है वो हमें मिलती थी भैया जूठन। यानी कि इतना लेखक के पूरा फैमिली, ठीक है, शादी ब्याह के मौके पे क्या करते थे भाई, पूरी मेहनत करते थे एकदम दिन रात एक करके, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या मिलता था, उनका मूल्य, ठीक है, उसका क्या मिलता था, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो उसका कीमत इन्हें मात्र और मात्र जूठन, ठीक है, जूठन मिलता था केवल। तो समझ ही सकते हो। फिर भी किसी को शिकायत नहीं भाई, किसी को कोई फिर भी शिकायत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब सिचुएशन घर की आर्थिक स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, तो तुम कोई भी काम करोगे तो कोई मतलब एक तरीके से नहीं लगेगा कि भाई हमारा इज्जत वगैरह ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगता भाई। तो हर एक सिचुएशन के साथ इंसान को ढाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है सबके लाइफ में उतार चढ़ाव, तो ज्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है। तो इस चैप्टर से यही काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अगर पढ़ना जरूर, ठीक है।
तो ये जो आपका लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जूठन चैप्टर में। ऑलराइट, 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया था। यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी थे, ठीक है, उसकी बेटी का यानी कि उसकी लड़की का शादी था, तो उसके लड़की की शादी के मौके पे, ठीक है, उसके घर की सफाई किसने किया था, घर का सफाई किसने किया था, लेखक ने किया था। यानी कि क्या ऑफिशियली ओम प्रकाश वाल्मीकि ने करा था, या फिर लेखक के पिता ने, ठीक है, या फिर लेखक की माँ ने, या फिर लेखक की भाई ने। तो बात ऐसा है भाई कि सुखदेव सिंह त्यागी की जब लड़की का शादी था तो वो शादी के मौके पे घर का सफाई करने का काम लेखक की माँ ने करा था। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे, यानी कि हमारा जो भी एक कम्युनिटी है आप सभी के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है, हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है वो 160 क्रॉस कर चुकी है। तो इसके लिए आप सभी को एकदम तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और आई नीड योर सपोर्ट, आप इसी तरीके से हमको हमारे ऊपर सपोर्ट बना रखिए। लेकिन जो हमारा टारगेट है कि बिहार को बदलना, वो चीज मैं बदल के रहूंगा, याद रखना आप सभी, ठीक है। इसमें मुझे 160 नहीं, करीबन बहुत बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ऐसा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को।